सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूँ आशीष सिंह, आपका टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जो कि एक केमिस्ट्री का पार्ट है। और इस चैप्टर में हमने अभी तक 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज को पढ़ा था। सेकेंड लेक्चर में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से समझा था। नाउ आज इस लेक्चर में हम एटम्स को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एटम्स क्या होता है, किस तरीके से एटम्स के जो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं, कौन उसको बताता है कि कौन सा नाम सही रहेगा। लाइक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही क्यों बोलते हैं, प्लेटिनम को प्लेटिनम ही क्यों बोलते हैं, कार्बन को कार्बन ही क्यों बोलते हैं, कौन इन सब का नाम रखता है। उसके बाद व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ग्राम मास यूनिट क्या होता है, ये सब अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मतलब एटम को लेकर ना हर एक चीज़ अपन डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का, ठीक है। तो इसमें हमने शुरू में काफ़ी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। नाउ आज हम एटम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। एटम्स में हम देखेंगे कि एटम्स और जो एलिमेंट है इनके सैम्बल कौन बनाता है, सैम्बल के पुराने ज़माने में किस तरीके से इनको रखा, इनके सैम्बल से याद किया जाता था, अब कैसे याद करते हैं, क्या नाम कैसे लिया जाता है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एटम किस किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना, ये सब चीज़ें अपन यहाँ पे आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले एटम को समझते हैं। जैसे अपन कहते हैं मैटर, जो मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं। मैटर यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। तो ये जो मैटर्स हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं, ठीक है। तो एटम्स जिन्हें हम कहते हैं, क्या एटम से छोटा कुछ नहीं हो सकता क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है। क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलते हैं तो एटम बनता है। 2 एटम मिलकर खूब सारे एटम मिलकर एलिमेंट्स बनते हैं। खूब सारे एलिमेंट्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। खूब सारे मॉलिक्यूल्स एलिमेंट मॉलिक्यूल्स मिलके कंपाउंड्स बनते हैं, है ना। इस तरीके से चीज़ें आगे चलती जाती हैं। तो अपन एटम्स की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देखो एटम क्या है। द स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर विच कांट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड एटम। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल सोडियम का एटम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ एटम्स, ठीक है। नाउ अभी देखो नेम्स ऑफ एटम्स और एलिमेंट एंड देयर सिंबल, ठीक है। तो इनका एटम्स का नाम कैसे रखा जाता है ना, उनके सिंबल्स को कैसे रखा जाता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, बहुत कम हमारे पास एटम्स और एलिमेंट हुआ करते थे, बहुत कम हुआ करते थे, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, जो उस टाइम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, वो जस्ट एटम को कुछ इस तरीके से रख देते थे। लाइक हाइड्रोजन को इस सिंबल से डिनोट कर देते थे, ठीक है। कार्बन को इस तरीके से डिनोट करते थे, ऑक्सीजन को लाइक एक सर्कल, फॉस्फोरस को मर्सरीज बेंच का साइन, सल्फर को डॉक्टर का साइन, आयरन को इस तरीके से, कॉपर को इस तरीके से, लीड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिना हो गया, मरकरी। उस टाइम पे गिने चुने एलिमेंट्स साइंटिस्ट लोगों ने खोज किया था। तो उसके अकॉर्डिंग उनको पता ही नहीं था कि फ्यूचर में और भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स या आइटम्स आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सिंपली उन्होंने कुछ सैम्बल्स बना दिए कि यार दुनिया में इतने ही एलिमेंट्स हैं और इनका ये सैम्बल है, ठीक है। उनको भैया पता ही नहीं था कि फ्यूचर में 110 120 के आसपास एलिमेंट्स आएंगे। तो ये सब चीज़ें उन्होंने रख दिया। और ये जो नाम दिया उन्होंने, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन, वो क्या है, जहाँ पे ये जगह, ठीक है, आप देख सकते हो इन द बिगिनिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट वेयर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वेयर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम जहाँ पे वो एलिमेंट देखा गया था उस जगह के नाम के हिसाब से उस एलिमेंट का नाम रख दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल कॉपर की बात किया जाए, कॉपर वाज टेकन फ्रॉम किप्रस। किप्रस एक जगह है, वहाँ से पाया गया था कॉपर। तो किप्रस को थोड़ा लैटिन नेम था, उसको ठीक करके कॉपर नाम से इस एलिमेंट का नाम दे दिया गया। बट आज के ज़माने में, है ना, अब देखो बच्चा लोग, ये इंपॉर्टेंट है,
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज में कुछ सैंबल्स बना के दे देता है और पूछता है कि बताओ ये सैंबल किसका है। तो आपको ये जो पुराने गिने चुने 1 2 3 4 4 8 4 12 ये 12 जो सैंबल्स हैं ये आपको किसी भी तरीके से भैया अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है या फिर एक नंबर में पूछ देगा कि पुराने टाइम में आयरन का सैंबल क्या होता था, तो आपको बनाकर इस तरीके से बताना होगा कि ये होता था। ठीक है, पुराने टाइम में गोल्ड का सैंबल क्या होता था, तो बीच में जी और यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल्स छोटे छोटे बने रहते थे। तो ये सैंबल्स एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो आपको याद होने चाहिए पुराने जमाने वाले जो हमारे सैंबल है एलिमेंट्स के। नाउ अब न्यू टाइम, अगर नया जमाने की बात किया जाए, मॉडर्न डेज की बात किया जाए, तो जो एक IUPAC, क्या है IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तय करती है कि कौन से एलिमेंट को किस नाम से पुकारा जाएगा या उनका सैंबल क्या होगा। IUPAC जो ऑर्गेनाइजेशन है वही तय करती है। ठीक है, तो देखा जाए तो डाल्टन जो थे, डाल्टन जो साइंटिस्ट थे, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सैंबल फॉर एलिमेंट्स के लिए सैंबल का यूज करना वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूज किया था। नाउ ब्रेजिलियस सजेस्टेड दैट द सैंबल ऑफ एलिमेंट शुड बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर ऑफ नेम ऑफ द एलिमेंट। बाद में चल के फ्यूचर में ब्रेजिलियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि यार सैंबल देने से अच्छा है कि क्यों ना अपन जो एलिमेंट है उसके फर्स्ट और सेकंड लेटर के नाम से इसे रख दिया जाए करके, है ना। सो IUPAC ने क्या किया, वही नेम्स को अप्रूव करती। अब ये किस तरीके से आज के जमाने में IUPAC जो ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके से एलिमेंट्स की नाम रखती है, जरा इसको देख लेते हैं। तो देखो यार इसको लाइक दैट, तो देखो नेम्स ऑफ एटम्स और एलिमेंट एंड देयर सैंबल। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो आज के टाइम में एटम लाइक किस तरीके, हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O से, सोडियम को Na, यही इसका सैंबल है, मॉडर्न टाइम का सैंबल है। और ये कौन तय करता है? IUPAC जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तय करती है। ठीक है, अब देखो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव द नेम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, The abbreviation used for lengthy names of element are termed as their symbol। अब बड़े बड़े जो नाम होते हैं, है ना, उसको सैंबल के टर्म में लिखने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको शॉर्ट कर दिया। द सैंबल ऑफ एलिमेंट इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग ओनली द फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लेटर फॉलोड बाय द सेकेंड लेटर। जनरली क्या हुआ, जो एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का सैंबल होता है H। तो IUPAC ने तय किया कि जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स का जो फर्स्ट लेटर है वही उसका सैंबल हो जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए हाइड्रोजन फर्स्ट लेटर जो होगा वही उसका सैंबल होगा, या फिर जैसे सोडियम की बात कर लिया जाए, या फिर आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन का लैटिन नेम क्या होता है? फेरियम, FERI फेरियम। तो इसका FE रख दिया गया, या फिर फर्स्ट और सेकंड लेटर की हेल्प से सैंबल बनेगा। हमेशा जो सैंबल आज के टाइम की बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे जो भी एलिमेंट्स के जो सैंबल बनते हैं या तो वो फर्स्ट लेटर होता है उस एलिमेंट के नाम का, या फर्स्ट और सेकंड लेटर होता है, दोनों की हेल्प से हम रेडी करते हैं। अब देखो ध्यान से, द सैंबल ऑफ एलिमेंट इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग ओनली द फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लेटर फॉलोड बाय द सेकंड और सम अदर लेटर ऑफ इंग्लिश नेम और द लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। अब ये जो इंग्लिश नेम है, लाइक आयरन का इंग्लिश नेम आयरन है, लैटिन नेम क्या है? फेरियम है। ठीक है, इसी तरीके से काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जिनका इंग्लिश नेम कुछ और है, लैटिन नेम कुछ और है। तो कभी कभी उन एलिमेंट्स का सैंबल उनके इंग्लिश नेम पे पड़ जाता है, कभी कभी लैटिन नेम पे पड़ता है। जैसे हम आयरन की बात करें तो आयरन इंग्लिश नेम है और इसका जो सैंबल है Fe है। तो जो इस बार जो आयरन का जो सैंबल है वो एक्चुअली आयरन के लैटिन नेम से लिया गया, और आयरन का लैटिन नेम क्या है? फेरियम, है ना। तो इसके फर्स्ट और सेकेंड लेटर की हेल्प से बना है। तो काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके लैटिन नेम से बना हुआ है। ठीक है, अब सोडियम देख लो, सोडियम का जो Na है सोडियम के लैटिन नेम से बना हुआ है सैंबल सोडियम का। ठीक है, नाउ व्हाइल राइटिंग अ सैंबल द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर इज ऑलवेज स्मॉल। भैया याद रखना, पहला लेटर जब भी आप किसी एलिमेंट का सैंबल लिखोगे तो जो फर्स्ट लेटर रखोगे वो हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए, और जो सेकेंड लेटर अगर आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, फर्स्ट कैपिटल। जैसे हाइड्रोजन में एक ही है तो H इज द कैपिटल, काम खत्म। बट वहीं हम आयरन की बात करें तो आयरन का क्या होता है? आयरन का लैटिन नेम फेरियम है। तो फर्स्ट और सेकंड लेटर अगर इसका यूज करना है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर हम F कैपिटल यूज करेंगे और सेकंड लेटर E स्मॉल यूज करेंगे, इससे बन जाएगा
ई, हमेशा इसी तरीके से होता है। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो एलिमेंट है इसका जो नेम है फर्स्ट लेटर ए और सेकेंड लेटर जो एल लेते हैं, एल्यूमिनियम का सिंबल एल होता है, ठीक है, जिसमें का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, सेकेंड लेटर एल जो है वो स्मॉल लिखते हैं। तो ये कुछ तरीका है सिंबल्स को लिखने का जो IUPAC स्टैंडर्ड बताती है कि इस तरीके से ही आपको यूज़ करना है किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल को, माइंड में डाल लो, ठीक है। नाउ सिंबल्स यूज्ड फॉर सम कॉमन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। कुछ मैं आपको एलिमेंट्स का सिंबल्स दिखा दे रहा हूँ, और यार ट्रस्ट मी, आप 9th क्लास में हो तो 9th क्लास में एट पीरियोडिक टेबल जो होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स लिखे रहते हैं, आपको 1 से लेके 20 तक के सारे एलिमेंट याद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन 1 पे है, हीलियम 2 पे, लिथियम 3 पे, ऐसे नहीं। मैं कहीं से भी पूछ दूं आपसे, बताओ यार 12 नंबर पे क्या है, बताओ यार 11 नंबर पे क्या है, ठीक है, बताओ 20 नंबर का एलिमेंट का नाम क्या है, बताओ जल्दी बताओ, नहीं पता ना, भूल गए, तो याद करना पड़ेगा। कम से कम 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट को तो याद ही कर लो, और ट्रिक से याद करो चाहे जैसे याद करो, याद कर लो किसी भी हाल में 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट का नाम और उनका सैंपल, ठीक है। अगर नहीं याद होगा तो फ्यूचर में बड़ी दिक्कत आएगी भाई। इसी चैप्टर में हम अभी आगे मूल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे तो बड़ा दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। तो सैंपल और उसका 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स याद कर लो बड़ी अच्छी तरीके से। अब मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ, तो देखो यहाँ पे, देखो एल्यूमिनियम को Al से, ठीक है, आर्गन को Ar से, बैरियम को Ba, बोरोन को B, ब्रोमाइन को Br, कैल्शियम को Ca, कार्बन को C, क्लोरीन को Cl, कोबाल्ट को Co, कॉपर को Cu, फ्लोरीन को F, गोल्ड को Au, हाइड्रोजन को H, आयोडीन को I, इतने सारे, देखो इतने सारे हैं। अब मैं आपको एक पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ, ठीक है, एक पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कितने सारे एलिमेंट्स हैं। तो बहुत बच्चे यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं, सर इतने याद कैसे होंगे। तो आपको जितना टेंशन लेना नहीं है यार, आप प्रैक्टिस रेगुलरली, इतने सारे केमिस्ट्री में इतने क्वेश्चंस आएंगे, इतने क्वेश्चंस आएंगे ना कि ऑटोमेटिक कुछ लगभग 50 से 60 एलिमेंट्स का नाम, उनका नंबर, उनका वैलेंसी, उनका मास, उनका सब अपने आप याद हो जाएगा। इतनी प्रैक्टिस केमिस्ट्री करा देता है कि ऑटोमेटिक आपके मन में याद हो जाएगा। लाइक कार्बन 6 एट मास 12, ठीक है, याद हो जाता है ऑटोमेटिक। और कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी हैं याद करने का, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यार ये लीजिए, ये है हमारा एटॉमिक पीरियोडिक टेबल, है ना, इसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। टोटल 103 एलिमेंट्स हैं, टोटल 103 एलिमेंट्स हैं। तो सर मैं तो पहले, घबराओ मत भैया, बच्चा लोग घबराओ मत, पूरा याद नहीं करना है। हर क्लास में, जैसे क्लास 9th में 1 से लेके 20 तक याद कर लो, क्लास 10th में 20 से 40 तक याद कर लो, क्लास 11th में 40 से 60 तक याद कर लो, क्लास 12 जाते जाते तो 60 से 80, बस आपको सारे 103 एलिमेंट याद नहीं, 50-60 एलिमेंट याद हो गए बस। और वो भी आपको मेजर जो हर चीज़, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं सबके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, है ना। 11th-12th के सिलेबस में ना 11th-12th क्लास तक सारे एलिमेंट का यूज़ नहीं है, कुछ ही एलिमेंट का यूज़ है। जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनका इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, क्वेश्चंस में बार बार पूछेंगे कि ऑटोमेटिक उनका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी सब कुछ ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो टेंशन मत लो, नहीं याद हो रहा तो टेंशन मत लो, टाइम के साथ चीज़ें ऑटोमेटिक आपको याद होती जाएगी, ठीक है। बिल्कुल मेरा एक ही कहना है, टेंशन लेके मत पढ़ो, नहीं याद हो रहा तो ठीक है, नहीं होने तो याद, टाइम के साथ ऑटोमेटिक याद हो जाए। कुछ बच्चे होते हैं जिनको तुरंत याद हो जाता है, कुछ बच्चे होते हैं कुछ उनको टाइम लगता है, बट वो लंबे समय तक याद रहता है। तो डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, 1 नंबर पे हाइड्रोजन, उसके बाद 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे लिथियम, 4 नंबर पे बैरियम, 5 नंबर पे बोरोन, 6 नंबर पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 नंबर पे ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9 नंबर पे, 10 नंबर पे नियोन, 11 नंबर पे सोडियम, 12 नंबर पे मैग्नीशियम, 13 नंबर पे एल्यूमिनियम, 14 नंबर पे सिलिकॉन, 15 नंबर पे फॉस्फोरस, 16 नंबर पे सल्फर, 17 नंबर पे क्लोरीन, 18 नंबर पे आर्गन, ये सब उसके सैम्बल्स हैं, मेरे को याद हुआ है, ठीक है। 19 नंबर पे कैल्शियम, 19 नंबर पे पोटेशियम, 20 नंबर पे कैल्शियम। बस 1 से लेके 20 तक आपको इतना ही याद करना है क्लास 9th में। और कुछ एक्स्ट्रा लाइक आयरन याद कर लो, है ना, 26 नंबर पे आयरन, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। कॉपर 29 नंबर पे है, तो मेजर जो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनका एक अलग से आप थोड़ा बहुत याद कर लो, बस इतना काफ़ी है 9th क्लास के लिए, ओके। चलिए आगे चलते हैं, क्लियर हो गई ये सब चीज़ें। नाउ एटॉमिक मास क्या होता है, सर एटॉमिक मास क्या होता है। यार एटम के मास को, अब जो छोटे छोटे हमारे एटम्स हैं ना, उनका कुछ ना कुछ मास है, तो उसको ही, उस एटम के मास को ही एटॉमिक मास कहते हैं। एक्चुअली वो मास आता कहाँ है, देखो हर एटम के अंदर, बच्चा लोग, हर एटम के अंदर क्या होता है, देखो मैं एक फोटो बना के बता रहा हूँ, हर एटम के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स रहते हैं,
है ना। हमारा ये मान लीजिए ये एक एटम है, किसका ले ले, किसी का भी ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन का ले लेते हैं, कार्बन एटम। तो कार्बन का एटम ये रहा, ये आपका कार्बन का एटम हुआ। बट अगर इस एटम को थोड़ा सा और जूम करोगे तो ये जो एटम का जो मास है ये कहाँ से आया, एक्चुअली इसके अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनका मास एक्चुअली जो है वही एटम का मास है। तो इसको जूम करोगे तो बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास ऑर्बिट्स होते हैं, एटम्स के ऑर्बिट्स होते हैं इस तरीके से। अब ये रूल है कि फर्स्ट ऑर्बिट में ये 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तीसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एटम में। तो 2 तो इसमें चले गए और बाकी के 4, 1 2 3 4, बस यही है आपका कार्बन का एटम, उसकी वैलेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है जिसका चार्ज प्लस होता है, और न्यूट्रॉन होता है जिसका कोई भी न्यूट्रल चार्ज होता है। और ये जो बाउंड्रीज पे हैं, ऑर्बिट्स पे जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, इनका मास होता है। वही मास को जोड़ के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के अंदर, कितने प्रोटॉन्स हैं, उन सबके मास को जोड़ोगे तो एटम का मास निकल के आता है, उसे ही एटॉमिक मास कहते हैं। क्लियर। नाउ Dalton atomic theory proposed the idea of atomic mass which explained the law of constant proportion. जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ रहे थे बड़े अच्छी तरीके से उसमें एटॉमिक मास के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया गया था ना, उसी के हेल्प से, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की हेल्प से आगे एटॉमिक मास की हम कैलकुलेशन करते हैं। नाउ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। किसी एलिमेंट के मास या एटम का मास, ठीक है, उसको एटॉमिक मास कहते हैं। 1961 की बात है, IUPAC जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, हैव एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। 1961 में जो IUPAC ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने मंजूरी दे दी कि अब से आप एटम, किसी भी एटम का जो मास है उनको आप केजी और ग्राम में ना लिखकर आप सिंपली उनको एटॉमिक मास यूनिट से डिनोट करोगे, यानी स्मॉल यू से। जैसे हम कार्बन का मास होता है कितना, 12, तो 12 केजी या 12 ग्राम नहीं, 12 यू यानी 12 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इस यूनिट से, जैसे मास का यूनिट होता है केजी, है ना, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, किलोमीटर, उसी तरीके से एटम्स के मास का यूनिट जो है वो एटॉमिक मास यूनिट होता है, जिसे अपन यू से डिनोट करते हैं, या फिर आप इसे 12 AMU भी लिख सकते हो, एटॉमिक, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। आगे बात करते हैं, द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, सो द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड as the quantity of mass equal to 1/12 of mass of an atom of carbon 12, ठीक है। 1 AMU या 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 U में कितने किलो एटम्स होते हैं, है ना। तो इसको कैसे निकालते कैसे हैं, इसमें इसके लिए क्या करना है आपको कि जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 का जो मास है उसको आप, है ना, उसको कार्बन 12 का जो मास है उसको आप 12 से या क्या कर रहे हैं, कार्बन 12 के मास को 1/12 से आप मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आएगा वो आएगा डेट इज 1.66 × 10⁻⁻27 kg। यही होता है 1 AMU का वैल्यू। क्लियर है केजी में? नहीं समझ में आया? देखो क्या होता है, कार्बन सिर्फ अकेला कार्बन नहीं है बच्चा लोग, कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स यानी अभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास अलग अलग होते हैं। काफ़ी सारे ऐसे आइसोटोप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, कार्बन सिर्फ अकेला कार्बन नहीं है, कार्बन जो है ना वो काफ़ी सारे अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास। कैसे? एक तो कार्बन 12 है, एक कार्बन 11 है, एक कार्बन 13 है। तो कार्बन का एटॉमिक यूनिट क्या होता है, एटॉमिक दैट इज 6 नंबर पे, पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे कार्बन है। तो एक्चुअली इसका मास इसका डबल यानी 12, कार्बन 12 उसका मास होता है। ठीक है, देखो एटम्स को हम कैसे लिखते हैं, लाइक कार्बन, इसका मास को हम ऊपर लिखते हैं और इसके एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं, लाइक दैट। तो कार्बन 6ठा नंबर पे है, उसका मास 12 है। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं किसी भी एलिमेंट के। आगे अपन डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो कार्बन का देखो, इस कार्बन का भी मास 6 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है। तीनों कार्बन का नंबर, एटॉमिक नंबर तो सेम है बट उनका मास अलग अलग, एक का 12, एक का 11, एक का 13। इसी को आइसोटोप्स कहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास अलग अलग हो,
उनको आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स। आगे बढ़ोगे आप लोग, ठीक है। अब इसी में यही कह रहा है कि अगर 1 AMU का अगर आप चाहते हो कितना वजन है, आप जानना चाहते हो 1 AMU का, जैसे अपन लिखते हैं ना 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, उसी तरीके से 1 AMU में कितना kg होता है। तो वही डेफिनेशन इसका कि कार्बन 12 जो है ना, इसका जो मास है उसको 1/12 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आंसर आएगा वही आएगा आपका 1 AMU की वैल्यू, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। याद होना चाहिए बच्चा हमेशा ये, ठीक है। केमिस्ट्री यार इस तरीके से पढ़ा करो, जो भी चीज़ें पढ़े याद रहे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होती है सर। क्लियर है, याद रखना, आगे बड़ा काम आएगा। अब देखो, तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, तो इसका 1U से हम डिनोट करते हैं। कार्बन का मास 12 होता है तो 12U से, नाइट्रोजन का मास 14 होता है तो 14U से, ऑक्सीजन का मास 16 होता है तो 16U से। तो अगर मैं पूछूं 16U में कितना kg होता है, हाँ, तो एक U में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, तो 16U में कितना हो जाएगा, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना, लाइक दैट। तो याद रखना। अब देखते हैं अगला टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या होता है सर, ग्राम एटॉमिक मास? तो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। अगर आप एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे देन उसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। बस इतना सा ही है, ठीक है, याद रखना, कभी कभी काम आता है, फ्यूचर 11-12 में काम आएगा, अभी तो नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है एटम के एग्जिस्टेंस। एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में जरा पढ़ते हैं। तो एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। फ्री स्टेट यानी देखो हमारा एयर में सब जो भी एटम्स, जो भी एलिमेंट है वो फ्री है, अगर फ्रीली मूव कर रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल जो मैंने दिखाया था उसके मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है वो बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, किसी भी चीज़ से तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। तो जब मान हाइड्रोजन की बात कर ले तो हाइड्रोजन मान लो ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, तो हाइड्रोजन अकेला तो कभी रह ही नहीं सकता, हमेशा वो H2O के फॉर्म में रहेगा या H3 हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहेगा, वो अकेला तो रह ही नहीं सकता। तो फ्री स्टेट में कुछ ही एलिमेंट जो है वो फ्री स्टेट में रह पाते हैं, उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, वो जल्दी किसी चीज़ से रिएक्ट ही नहीं कर पाते, इसलिए अकेला भटकते रहते हैं, है ना, उनकी जल्दी कोई गर्लफ्रेंड बनती ही नहीं है तो अकेला सिंगल भटकते रहते हैं, लाइक दैट। तो कौन कौन से हैं, तो जितने भी नोबल गैसेस होते हैं पीरियोडिक टेबल के आखिरी कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं ना उनको ही नोबल गैस कहते हैं, लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टम, जेनॉन, रुबिडियम, रेडियम आर द केमिकली अनरिएक्टिव एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज अ सिंगल एटम। ओके, एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयंस। अलग अलग एटम्स मिलके या सेम एलिमेंट के, जैसे हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर बन जाएंगे हाइड्रोजन के एलिमेंट्स, एलिमेंट मिलके बन जाएंगे मॉलिक्यूल मिलके बन जाएंगे कंपाउंड, लाइक दैट, है ना। अब देखो नेक्स्ट है, अब देखो हमारे जो एटम्स होते हैं, लाइक मान लो ये न्यूट्रल एटम है, ये न्यूट्रल एटम है, ना ही इसके पास प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज है। प्लस चार्ज, अगर ये हमारा जो एटम है अगर इसके अंदर प्लस चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज कब आएगा, देखो हमारा जो भी एटम्स होते हैं ना वो हमेशा बैलेंस्ड रहते हैं, कोई भी चीज़ दुनिया में अगर एग्जिस्ट करती है तो वो बैलेंस है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो इक्वल अमाउंट में है, तभी हम हैं। अगर आप पानी को टच कर पा रहे हो, देखो मेरे बॉडी को अगर आप टच कर पा रहे हो, इसलिए टच कर पा रहे हो क्योंकि इसके जो एटम्स हैं वो इक्वल हैं, है ना, बैलेंस्ड हैं, तभी आप छू पा रहे हो, अदरवाइज हाथ इधर से डालते इधर निकल जाता। पानी को आप छू पा रहे हो, मैं इस पेन को पकड़ पा रहा हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि इसके एटम जो है वो बैलेंस्ड हैं, इसीलिए अनबैलेंस होते तो मैं इधर पकड़ता तो पता चला कि इधर से घुस के आर पार हो जाता, लाइक दैट। तो दुनिया में जो भी छूने वाली चीजें एग्जिस्ट करती है, यानी वो इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि उसमें जो भी एटम्स या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो बैलेंस्ड है। तो न्यूट्रल एटम यानी क्या, इसमें मान लो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 माइनस और 8 प्रोटॉन भी है इसके अंदर, तो ये बैलेंस्ड है, सो ये न्यूट्रल है। अगर इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो मान लो इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 8 में से 7 हो गया, तो जब इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7 और प्रोटॉन कितना है 8। ये देखो इलेक्ट्रॉन को हम लोग माइनस से दिखाते हैं और प्रोटॉन को हम प्लस साइन से। प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज आयंस एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है, और वहीं इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं।
तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या होगी, इस जो एटम है इसमें, अब देखो घर में कोई पावरफुल बंदा है, मान ले एक घर में 2 टीम रहती है, एक ही घर है 2 टीम, एक 7 मेंबर है, 8 मेंबर हैं और इसमें भी 8 मेंबर हैं, है ना। अभी दोनों में आपस में लड़ाई होती है मान लो, तो कोई नहीं जीतता है क्योंकि दोनों बराबर मेंबर सब एक दूसरे को दौड़ के फिर जाके सो जाते हैं। बट अगर इसमें से एक बंदा कम हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन या एक बंदा अगर निकल जाए घर में से, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे। अब ये जो 8 हैं इनके ऊपर हैवी पड़ जाएंगे, आराम से इसको धून धान के इनके एरिया में दाखिल हो जाएंगे, है ना। तो ये अगर, तो क्या होगा, तो इससे क्या हुआ कि पावर किसकी बढ़ गई, 8 प्लस वाली की पावर बढ़ गई। तो अगर आपके एटम, आपके आयन से एक भी इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, यानी उस आयन की पॉजिटिविटी बढ़ रही है, उसके अंदर जो पॉजिटिव प्रोटॉन है उसकी प्रोटोनियम बढ़ रही है ना। तो ऐसे को अपन कैटायंस, इससे जो फॉर्म होने वाले आयंस को कैटायंस कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये न्यूट्रल थे, इसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो उस इलेक्ट्रॉन 7 और प्रोटॉन तो 8 ही है, तो प्रोटोनियम पावर यानी पॉजिटिविटी बढ़ गई उसकी, तो बन गया हमारा जो न्यू आयन एटम जो है वो पॉजिटिव एटम बन गया, क्योंकि निगेटिविटी तो कम हो गई तो पॉजिटिविटी बढ़ गई। तो ऐसे पॉजिटिव वाले एटम को कैटायन आयंस को कैटायंस कहते हैं। और बाय डिफॉल्ट अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ जाता, अब ये इलेक्ट्रॉन पहले 8 थे, अब अगर ये 9 हो जाते हैं तो ये प्रोटॉन को आराम से भारी पड़ जाएंगे, इसको मार सकते हैं, आराम से इसको पीट पाट के भगा सकते हैं। तो क्या हुआ, किसका पावर है, इलेक्ट्रॉन का पावर है, यानी इलेक्ट्रॉन का पावर है, यानी निगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन की निगेटिविटी ज़्यादा हो गई। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिविटी बॉडी एटम की ज़्यादा हो गई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिविटी हैवी हो गई। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एटम की बढ़ गई, जिसकी वजह से जो आयंस है वो माइनस चार्ज हो गया और इसे कहते हैं एनायन। तो कैटायन, पॉजिटिव चार्ज आयन को कैटायन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज आयन को एनायन कहते हैं। कब ये बनता है, क्लियर हो गया। अगर किसी बैलेंस्ड या न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन का कम होना यानी उसके अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ना, तो पॉजिटिव आयन फॉर्म हो जाएगा। अगर किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन का ऐड कर देने से उसकी पावर बढ़ जाएगी, तो पूरा का पूरा जो एटम है किसका राज चलेगा, नेगेटिविटी की राज चलेगी और आपका आयन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस यार आज के लेक्चर में इतना ही। एटम्स के बारे में आशा करता हूँ मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई आपको बड़ी काम की होगी। नेक्स्ट लेक्चर यानी परसों आएगा, जिसमें अपन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके वैलेंसीज वगैरह और भी बहुत चीज़ें आने वाली हैं। आराम से धीरे धीरे चैप्टर को कवर करेंगे। बहुत बच्चों को ये चैप्टर काफ़ी टफ लगता है, बट ये है नहीं यार, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, माना जाए तो बहुत ही बेस लेवल है। अगर केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, केमिस्ट्री को समझना चाहते हो, देन ये चैप्टर आपको बड़ी अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।